हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैफा की फर्स्ट यूनिट बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमारा चैनल है आर अड्डा, उसी उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी हम वीडियोस देंगे वो सारी आर के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो जो फर्स्ट यूनिट है मैफा की, उसके जो टॉपिक्स है, पहला है बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में जैसे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, डेडिकेटिव वर्सेस इंडक्टिव मेथड्स, स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गई, स्कार्सिटी हो गई एंड चॉइस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। इन सब टॉपिक को हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो हम पहले इस इकोनॉमिक्स क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इज ए सोशल साइंस डेट स्टडी द behavior pattern of human beings. The basic function of economics is to study how individual, household, organization and nation utilize their limits resources to achieve maximum profit. मीन्स ये है कि इकोनॉमिक्स होता है क्या है कि इसमें अपन है ना हमारे पूरे देश की या फिर हम किसी इंडिविजुअल की जो भी जैसे हाउस होल्ड हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर कोई भी नेशन हो गया ना, उसकी इकोनॉमिक्स देखते हैं कि उसमें जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे हम कैसे उसको हाई प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके। देन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब जो इकोनॉमिक्स हम उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किसी पर्टिकुलर छोटे जो ग्रुप्स होते हैं जैसे इंडिविजुअल हो गया, छोटे जो ग्रुप्स हो गई ना, उनकी इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पूरे स्टेट या पूरे नेशन की इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डेट एग्जामिन द मार्केट बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखा जैसे बताया, जैसे माइक्रो हम छोटे जो हमारे मार्केट में से इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया या ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, उनकी इकोनॉमिक के बिहेवियर को अपन एग्जामिन करते हैं। इट फोकस ऑन डिमांड एंड सप्लाई, प्राइसिंग एंड आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या सप्लाई, क्या प्राइस है, क्या आउटपुट होना चाहिए, उसके ऊपर अपन उसका डिस्कस करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द इकोनॉमी इज ए होल। मतलब हम पूरे जो हमारे इंडिया या पूरे जो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमी को रिसर्च करते हैं इसमें। इट डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू नेशन इनकम, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, इन्फ्लेशन होता है कि कभी भी हमारे जो मार्केट है उसमें जो हमारी मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाए और हमारी जो हमारे गुड्स और सर्विसेज है वो कम होगी, जिससे क्या होगी जो हमारे प्राइसेज है गुड और सर्विसेज को भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर रिसेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं ना उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। देन उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली मीनिंग क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड बाय टॉकिंग फॉर व्यू पॉइंट विच आर एक्सप्लेन एज फॉलो। मतलब जो हमारी इकोनॉमिक्स है हम उसको चार व्यू पॉइंट से डिस्कस करते हैं। पहला वेल्थ के अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स ऑफ a wealth is regarded as the father of economics and wrote a book entitled An Inquiry into the Nature and the Cause of Wealth of Nation। मतलब आपको पता होगा कि जो एडम स्मिथ है उसको हम इकोनॉमिक्स का फादर भी बोलते हैं। उसने एक बुक लिखी है, वो बुक का नाम है इसका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और ये बुक है जो इन 1776 इन हिज बुक ही स्टेट डेट द मेन पर्पज ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू गेन मैक्सिमम वेल्थ एज पॉसिबल। मतलब जो मेनली हमारे जो इकोनॉमिक के बारे में जो स्टडी करने का मेन पॉइंट है कि हम हमारे जो क्या होता है जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में, उससे हम क्या होता है हमारी जो मैक्सिमम वेल्थ है ना उसको पॉसिबल कर सकें। मतलब हमारा जो थोड़ी इनकम है उनको इंक्रीज़ कर सकें, और जो कैसे हम किसी भी लिमिटेड रिसोर्सेज को हाई प्रॉफिट के साथ यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। दूसरा व्यू पॉइंट हमारा वेलफेयर व्यू पॉइंट। इसमें भी इसके जो राइटर उनका नाम है एल्फ्रेड मेर्सहॉल, एसोशिएट द टर्म इकोनॉमिक विथ मैन एंड हिज वेलफेयर। मतलब इसमें हमारे जो मैन और उसकी जो है वेलफेयर है उसके बारे में बताया गया। ही रोट ए बुक, इन्होंने भी एक बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1980। इन हिज बुक ही स्टेटेड द इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेलफेयर। अकॉर्डिंग टू हिम, economic is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines the part of individual of a social action which is most closely connected with the
attainment and with the use the material requisity of well being. इनके अकॉर्डिंग भी जो इन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बिजनेस हो गया किसी भी लाइफ का, और जो एग्जामिन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सोशल एक्शन, और इसमें क्या करते हैं हम किसी भी इंडिविजुअल में जो भी सोशल एक्शन होता है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, किसी के जो डिमांड सप्लाई इन सब के बारे में हम उनको रिसर्च करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड जो हमारा व्यू पॉइंट होती है स्कार्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट। इसमें क्या होता है जो लेमन रॉबर्ट्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज ए स्कार्सिटी ऑफ और चॉइस, मतलब जितने भी व्यू पॉइंट है ना, तो हमारे जितने भी हमारे जो अलग अलग जैसे जैसे राइटर आते गए उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो चेंज करते गए वो, और उन्होंने कुछ बुक्स लिखी है, सबने अपने अपनी एक अलग इकोनॉमिक्स की बुक लिखी है। तो ये जो थर्ड है स्कार्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट, इसके जो लिनल रॉबिन्स थे इसके राइटर, और इन्होंने अपनी बुक थी इनकी एक इसका बुक का नाम है स्कार्सिटी ऑफ चॉइस। इस बुक इनकी जो बुक है एज एसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक स्कार्सिटी विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1932। इनकी जो बुक है वो 1932 में आई थी। अकॉर्डिंग टू इनकी अकॉर्डिंग क्या है जो इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केट्स मीन्स विच द अल्टरनेटर यूज़। मतलब इनकी बुक के अकॉर्डिंग क्या आता है कि जो इकोनॉमिक एक साइंस होती है जिसमें हम क्या करते हैं ह्यूमन के जो बिहेवियर होते हैं, मतलब किसी के भी रिलेशनशिप के बिटवीन, मतलब उनकी क्या सप्लाई हो गई, क्या डिमांड हो गई, क्या जो दूसरे हमारे जो एंड यूज़र है उनके पास क्या सप्लाई है क्या डिमांड है, और उसके अकॉर्डिंग क्या प्राइजेज हो रही है हमारे किसी भी उस चीज़ की, उसके बारे में हम उसको डिस्कस करते हैं। क्या डिफिनेशन प्रोवाइड 3 बेसिक फीचर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स namely unlimited wants, limited resources and alternative use of limited resources। मतलब इनका जो मेनली क्या होता है कि जो कुछ भी जो हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे अनलिमिटेड है, जो हमारे अनलिमिटेड चाहिए होते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और कुछ जो ऐसे रिसोर्सेज है जो हमको अल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं हम रिसोर्सेज की। चौथा पॉइंट है हमारा ग्रोथ व्यू पॉइंट। इसमें इंडिकेट्स द मॉडर्न perspective of economics. The main contributor of this definition was Paul Samuelson, ये इसके शायद राइटर है। He is provide the growth oriented definition of economics। उन्होंने जो हमारे ग्रोथ कैसे हमारी किसी भी इकोनॉमिक में ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग हमें एक डेफिनेशन प्रोवाइड की है। तो अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी to employ scarce productive use resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption। मतलब इसमें हमें बताया कि हम कैसे जो हमारा कोई भी किसी भी चीज़ का यूज़ है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसके अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जो मनी है उसका यूज़ हम कम करें और हम उन जो हमारे भी जितने भी वेरियस रिसोर्सेज हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकें, और हम इसको है ना कैसे किसी भी टाइम के साथ किसी जो ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इन हिज डेफिनेशन ही आउटलाइन 3 मेन एक्सपेक्ट्स। मतलब इनकी अकॉर्डिंग इन्होंने 3 एक्सपेक्ट दिए, नेमली ह्यूमन बिहेवियर फर्स्ट, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हम उसको अलोकेशन करें उनके अकॉर्डिंग, फिर अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और कैसे हम उनका अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर हिज डेफिनेशन वाज सिमिलर टू द डेफिनेशन प्रोवाइड बाय रोबीज। मतलब जो इनकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी बहुत सिमिलर है जो हमारे पहले जो हमारे थर्ड है स्कार्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। इन्होंने भी हमारे 3 पॉइंट दिए थे होमिंग के, इन्होंने भी जो रिसोर्सेज के बारे में बताया था, और ग्रोथ व्यू पॉइंट में भी हमें रिसोर्सेज के बारे में बताया कि हमें कब कैसे यूजेस करना चाहिए। देन नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक के नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि सम इकोनॉमिक्स बिलीव्ड इकोनॉमिक इज ए साइंस वाइल अदर believed economics as a social science. Let's us now discuss the nature of economic as follow। मतलब जो कुछ इकोनॉमिक में ये बोलते हैं कि ये जो साइंस एक तरह की, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये सोशल साइंस होती है। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एज ए साइंस। क्यों कोई भी राइटर ने इकोनॉमिक एक साइंस बोला है? इट रेफर्स टू द साइंटिफिक नेचर ऑफ इकोनॉमिक। Some economics believe that in economics as a problem is solved by adopting a scientifically approach which involves collecting and analyzing data and making related laws and theories. Economics is a
considered as a science because there are similarities between the problem solving process of economic and science. फर्स्टली कि इकोनॉमिक को साइंस को बोला है, इकोनॉमिक को साइंस लिए बोला है कि कोई भी जो भी इकोनॉमिक्स में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसको हम सॉल्व जो करते हैं वो एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू या फिर जो हमारे लॉज होते हैं उसके थ्रू हम किसी भी इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं. अगर आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको खूब सारे लॉज और खूब सारे ग्राफ्स के थ्रू आप इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, जैसे डिमांड सप्लाई उसके अकॉर्डिंग. इसलिए जो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वो एक साइंस की प्रॉब्लम के थ्रू मतलब एक तरह से उसकी तरफ सॉल्व किया गया है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस बोला जाता है. अब दूसरा कि इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों बोला जाता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. इट इम्प्लाइज डेट इकोनॉमिक्स ए स्टडी ऑफ बिहेवियर पैटर्न ऑफ ह्यूमन बींग्स. The basic function of economics is to study how individual, household, organization and nation utilize their limits resources to achieve maximum profit. And this function of economics is termed maximize behavior or optimizing behavior. In economics, optimized behavior refer to sales the most profit attraction from the available alternatives. Therefore, it can be एज स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर विथ रेस्पेक्ट टू ऑप्टिमल अलोकेशन. मतलब सिंपल सा है कि सोशल साइंस क्यों बोलते हैं कि कुछ जो इकोनॉमिक्स है, मतलब जो हमारी इकोनॉमिक्स हम उसमें हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बिहेवियर को करते हैं. हम इसमें देखते हैं कि हम कैसे जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे हम हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं. इसलिए भी हम इसको सोशल साइंस की तरह करते हैं, हम बोल सकते हैं. तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. इन शॉर्ट द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी समराइज इन फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट, द स्टडी इज द मेन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड हाउ ही अर्न्स हिज इनकम एंड हाउ हिज सेटिस्फाइज वांट्स. मतलब फर्स्ट के कि जो भी किसी भी हम पढ़ते हैं कि हम जो भी मेन या उसके जो अदर बिजनेस होते हैं और कितनी वो अपनी अर्निंग कर पाता है और कैसे उससे वो अपनी सारी जो भी चीज़ें उसको चाहिए वो कर सेटिस्फाई हो सकता है कैसे. देन इट इज़ द कंसर्न नॉट विथ इंडिविजुअल एक्शन बट विथ द सोशल एक्शंस. ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि हमारे जो इंडिविजुअल एक्शंस क्या लेने चाहिए हमें या फिर जो हमारे जो सोशल एक्शन है वो क्या है. और जो हम दोनों को भी कैसे इंडिविजुअल और सोशल एक्शन से उनको एक साथ लेके हमारी इकोनॉमिक्स को सही करें और जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करें. देन इट स्टडी हाउ वेल्थ इज़ प्रोड्यूस विथ लिमिटेड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. उसके बाद है कि जो हमारी वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे एक लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रोवाइड करें जो हमारे ह्यूमन से उनकी जो ज़रूरत है उनको सेटिस्फाई कर सके. इट लर्न्स द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज विच सेटिस्फाई दीज वांट्स. अब इसका प्रॉब्लम यह है कि जो भी हमारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब अपन को क्या मल्टीपल चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी स्कार्सिटी मतलब जो थोड़ी कम होती है, तो हम उन रिसोर्सेज को कैसे हम यूटिलाइज करके हमारी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट ये इट लर्न्स द प्रोडक्शन कंजप्शन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें, उसका कंजप्शन करें, कैसे उस चीज़ को सेल या बाय कर सकते हैं, किसी चीज़ से एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है. ठीक है, द कंटिन्यूशन ग्रोथ इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ लीड टू डाइवर्जेंट व्यू अबाउट द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. इट इज़ इंक्लूड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज ए साइंस और एन आर्ट और इट इज़ ए पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस. ठीक है, देन अब डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इकोनॉमिक मॉडल आर प्रिंसिपल अंडरलाइंग द इकोनॉमिक रीजनिंग. सच मेथड आर कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमी and the relation between different economic factor. Mainly there are two method for deductive method and inductive method. First, deductive method. First, deductive method. The deductive method is typically known as analytical, abstract or a prioritic technique. Deduction starts and continues from the generic to the specific, whereas the induction process is from the specific to the broad. According to Grimson, by deduction in the logic is meant reasoning or inference from the generate to the particular or from the universal to the individual.
induction to the process to from a part of whole from particular generation जनरल फ्रॉम द इंडिविजुअल टू यूनिवर्सल। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि जो डिडक्टिव मेथड में हम किसी बड़े मतलब किसी जैसे पूरे सब में से किसी हम इंडिविजुअल में पहुंचते हैं, और हम जो इंडक्टिव मेथड है उसमें हम किसी इंडिविजुअल से हम पूरे होल पे पहुंचते हैं। बेसिक मतलब यही है। तो आप थोड़ा अगर अच्छे से इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है एडवांटेज ऑफ डिडक्टिव मेथड। मतलब डिडक्टिव मेथड के एडवांटेज क्या होते हैं? पहला, एब्सेंस ऑफ बायस, लैक ऑफ रेस्ट्रिक्टिव एक्सपेरिमेंट्स, एफिशिएंसी, यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिडिक्शन, एक्यूरेसी और कन्वर्शन। फर्स्ट क्या होता है कि जो एक तो क्या है, रेस्ट्रिक्शन कम होता है। अगर हम छोटी चीज़ों पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हम जो हमारे रेस्ट्रिक्शन है वो कम होते हैं, उनकी एफिशिएंसी हाई होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, या जो यूनिवर्सल एप्लीकेशंस है वो अच्छे से मिल जाती है, प्रिडिक्शन हम अच्छे से कर सकते हैं उसकी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है एक छोटे इंडिविजुअल के लिए, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी मिल जाती है हमें, ये एडवांटेज में। देन इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड और इंडक्टिव रीजनिंग इज द वाइडली एक्सेप्ट मेथड इन द इकोनॉमिक फॉर ड्राइविंग कंजम्पशन। एज वी नो, economics is a social science. The only way to study the spending habits of a particular society is to collect the spending data of each individual. After analysis those data, you can make a generation about the spending habits of a society. This process is known as the inductive reasoning. पहला टाइप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड, ये पहले इंडक्टिव मेथड के बाद थोड़ा डिस्क्रिप्शन था, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, नेमली एक्सपेक्ट मेथड, पहला सेटिस्फैक्टरी मेथड। पहला एक्सपेरिमेंटल मेथड। फर्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। दिस मेथड इज हेल्पफुल टू वैलिडेट द लॉ और जनरलाइजेशन ऑब्टेन्ड यूजिंग द डिडक्टिव मेथड। मतलब एक्सपेरिमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे जो भी लॉज है और जितना भी हम जो ऑब्टेंड करते हैं डिडक्टिव मेथड से, उनके बारे में हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। देन स्टैटिस्टिकल मेथड। अंडर दिस मेथड द रेस्ट्रक्टर कलेक्ट्स द सेटिस्फैक्टरी डाटा फर्स्ट, देन ही और शी एनालाइज द डाटा एंड मेक्स जनरलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे जो भी रिसर्चर्स होते हैं वो फर्स्टली हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं हमारे डाटा को, ठीक है। देन उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद रिसर्च करते हैं। अब एडवांटेज क्या है इंडक्टिव मेथड के, देखो, इट कैन बी एम्प्लॉयड टू वेरीफाई द कंक्लूजन और इकोनॉमिक थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय द डिडक्टिव मेथड। मतलब डिडक्टिव मेथड को भी हम यूज़ करके इसके थ्रू अपन इंडक्टिव मेथड के जो भी फॉर्मूलेज है या फिर जो भी हमने एनालिसिस किया उसको कंक्लूजन निकालते हैं। देन द फाइंडिंग द अल्टरनेट बाय इंडक्टिव रीजनिंग आर टिपिकली एग्जामिन बेस्ड ऑन डाटा, ठीक है। डाटा के बेस पर हम इसको स्टडी कर सकते हैं। द जनरलाइजेशन अराइव्ड थ्रू दिस अप्रोच टेंड टू बी मोर ट्रस्टवर्थली कंपेयर टू अदर मेथड, ठीक है। अब आता है स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक क्या आती है। फर्स्ट, स्टैटिक इकोनॉमिक। द वर्ड स्टैटिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फिजिकल साइंस। हम इसका जो हमारा जो स्टैटिक है उसका जो वर्ड है हमने फिजिकल साइंस से लिया है। इट पॉइंट्स टू ए पोजिशन ऑफ कंपोजिशन रेस्ट। इन अदर वर्ड, बाय स्टैटिक इज meant एज ए पोजिशन वेयर देयर इज द एब्सेंस ऑफ एनी मूवमेंट। मीन्स मतलब स्टैटिक का मतलब ये है कि कोई भी एक पॉइंट है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, वो स्टैटिक होता है। देयर अदरवाइज स्टैटिक मीन्स द पोजीशन वेयर इज एब्सेंस ऑफ मूवमेंट। मतलब स्टैटिक मतलब कहीं पे आप एक तरह से खड़े हो, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, उसका मतलब स्टैटिक का मतलब बेसिकली मीन्स ये होता है। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक हैज़ इट इज़ डिफरेंट मीनिंग इन इकोनॉमिक्स। मतलब जो स्टैटिक का मतलब होता है इकोनॉमिक में वो थोड़ा अलग होता है। वो क्या होता है, इट डज नॉट पॉइंट टू ए पोजिशन ऑफ कंप्लीट रेस्ट और नो मूवमेंट। मतलब इसका मतलब होता है कि ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जो बिल्कुल ही रेस्ट में हो या बिल्कुल ही मूवमेंट ना कर सके, इसमें होता है। इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमिक द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर देयर इज ए मूवमेंट बट दिस मूवमेंट इज कंटिन्यूस, सर्टेन और रेगुलर कांस्टेंट। मतलब इसमें हम जो हमारा जो स्टैटिक है उसका इकोनॉमिक्स में मतलब ये होता है कि कोई एक सिचुएशन होती है जिसमें जो उसका इंक्रीमेंट होता है या फिर जो उसमें जो मूवमेंट होती है ना वो एक कांस्टेंट होती है। मतलब अलग अलग स्पीड से या कुछ नहीं होता है, इसमें कांस्टेंट मूवमेंट होती है।
या फिर एक सर्टेन होती है, कंटिन्यूस होती है, मतलब एक तरह से कांस्टेंट की तरह। स्टैटिक इकोनॉमिक डज नॉट डील विद द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, मतलब जो अब आपको पता है कि स्टैटिक मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर एक मोमेंट में अगर चेंज करो तो जो हमारे जो डायनेमिक चेंज है या फिर जो सर्टेन चेंज है वो उसमें उसको हम स्टैटिक इकोनॉमिक्स में नहीं स्टडी कर सकते। ठीक है, इट इज स्टडी ओनली द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी हमें पहले पता होता है कि कैसे हम हो सकता है, जो हमारे अनसर्टेड एक्सचेंजेस है उसको हम नहीं कर सकते इसमें स्टडी। देयर एन नो वाइडफुल चेंज और फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर हारोड, एन इकोनॉमिक इन विच रेट्स ऑफ आउटपुट आर कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड स्टैटिक। अब वापस से मैं आपको बताता हूँ, एन इकोनॉमिक इन विच रेट्स ऑफ आउटपुट आर कांस्टेंट इज कॉल्ड स्टैटिक। इसका मतलब यही कि जो इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ के आउटपुट का जो रेट है अगर वो कांस्टेंट है तो वो एक तरह से स्टैटिक होता है। ठीक है, फीचर ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स, फीचर क्या होता है स्टैटिक इकोनॉमिक्स? फर्स्ट क्या होता है, नो चेंज इन पॉपुलेशन एंड इट इज कॉन्जिशन, नो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। थर्ड है हमारा नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हमारे जो हम पहले जो हमारी प्रोडक्शन की टेक्निक है उसको ही हम सेम रखते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम सेम रखते हैं, हमारी जो क्वांटिटी है कैपिटल की, मतलब कैपिटल मीन्स होता है जो मशीनरी होती है, जितने में हमारी मशीन होती है, जो एडवांस टेक्निक होती है हम उसको कैपिटल बोलते हैं। तो जो क्वांटिटी है कैपिटल की वो भी हम सेम रखते हैं। नो चेंज इन द वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, हम हमारी जो इंडस्ट्रियल की जितनी भी यूनिट्स है उसमें भी हम चेंज नहीं करते, वर्क में भी चेंज नहीं करते। नो चेंज इन द हैबिट टेस्टर्स एंड फोल्ट ऑफ द पीपल, द वांट्स पीपल रिमेन सेम, मतलब हम इसमें कुछ भी हमारे जो जैसे बोला कि स्टैटिक में जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है वो अलाउ नहीं होते, तो मतलब जो हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना उन सबको हम कांस्टेंट रखते हैं एक तरह से। जितनी हमारी पॉपुलेशन हो गई, कंजप्शन हो गया, क्वांटिटी हमारी जो कैपिटल की हो गई, जो हमारी टेक्निक से हम जिस तरह से उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारा इसमें आता है। देन उसके बाद है डायनेमिक इकोनॉमिक। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इज डिराइव्ड फ्रॉम फिजिक्स, मतलब जो डायनामिक है ना वो भी हमने फिजिक्स से लिया है। इट रेफर्स टू ए स्टेट वेयर देयर इज ए चेंज सच एज मूवमेंट, बट इट हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग इन द इकोनॉमिक। डायनामिक रेफर्स टू डेट मूवमेंट विच इज अनसर्टेन, अनएक्सपेक्टेड एंड इरेगुलर, मतलब ये जो डायनामिक है वो भी हमने जो वर्ड है वो फिजिक्स का है, लेकिन जो फिजिक्स में इसका मतलब होता है कि जो इसका मूवमेंट है उसमें चेंज है, देर इज़ अ चेंज सच इज़ अ मूवमेंट, मतलब किसी एक मूवमेंट में इसका चेंज आता रहे। लेकिन जो हमारा जो इकोनॉमिक है इसमें इसका अलग मीनिंग है, मतलब जो डायनामिक है वो रेफर करता है एक मूवमेंट को, मतलब एक सर्टेन चेंज आ जाए, एक सर्टेन मूवमेंट आ जाए, मतलब अचानक जो भी हमारे जो डेविएशन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं उन सबको हम डायनामिक इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हारूड, इकोनॉमिक डायनामिक इज द स्टडी और इकोनॉमिक इन विच रेट्स ऑफ आउटपुट आर चेंजिंग। ठीक है, फीचर ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक। अब डायनेमिक इकोनॉमिक के फीचर्स क्या है? इन्हें डायनेमिक इकोनॉमिक पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन जो हमारी है उसको हम चेंजेस कर सकते हैं, जितनी भी हम पॉपुलेशन उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ग्रोथ, कैपिटल को हम चेंजेस कर सकते हैं। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इम्प्रूव, मोड जो होते हैं प्रोडक्शन को इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन अंडरग्रो चेंजेस, मतलब हम जो इंडस्ट्रियल है उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी चेंज कर सकते हैं। इन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस आर रिप्लेस्ड बाय एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो सही नहीं चल रहे उनको हम दूसरे जो उनके इम्प्रूव कर सकते हैं। हैबिट्स ऑफ पीपल, फैशन एंड कस्टम्स चेंजेस एज द वांट्स ऑफ द पीपल इंक्रीज, मतलब बेसिकली मतलब ये है कि एक हमारी स्टैटिक इकोनॉमिक है, एक डायनेमिक इकोनॉमिक है। स्टैटिक इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस है ना उसको अलाउ नहीं होते। उसमें जो पॉपुलेशन है वो फिक्स होती है, उसमें जो टेक्निक होती है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन की वो फिक्स होती है, जो जनरेशन था फिक्स होता है। इसमें हम जो हमारी डायनेमिक है ना उसमें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन जो हमारा जिस तरह से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैपिटल को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब हम डायनेमिक में चेंजेस कर करके हम उसको टेक्निक को कर सकते हैं। लेकिन हम स्टैटिक होगा उसमें हम एक फिक्स होगा। अब होता है इसकी स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक। क्या करता है, स्टडी ऑफ टाइम एलिमेंट, हम इसमें टाइम के थ्रू साथ साथ हम इसको इसमें स्टडी कर सकते हैं। ट्रेड साइकिल होता है, बेसिस ऑफ मैनी इकोनॉमिक थ्योरीज होती है इसमें, मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है एक तरह से ये। देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है?
The economic problems, sometimes called the basic or certain economic problems, asserts that an economics finite resources are insufficient to सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। मतलब बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कुछ हमारे जो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे जो ह्यूमंस की जो ज़रूरत है और नीड्स है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। इट अज्यूम्स द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मतलब अगर हमारे कुछ रिसोर्सेज है ना वो भी अगर अनलिमिटेड है फिर भी वो सॉरी हमारे जो रिसोर्सेज है वो फाइनाइट रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी रिसोर्स है वो एक टाइम पे ख़त्म होने वाला होता है, लेकिन जो हमारे ह्यूमन से उनकी जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड होती है, तो उससे हम उसको उनकी जो नीड्स है उसको प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पाते। बट द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। ठीक है। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द ऑप्टिमाइज यूटिलाइज और रिसोर्सेज। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारी जितनी भी ह्यूमंस बीइंग की जितनी भी हमारी जो वांट्स है या फिर जितनी भी नीड्स है हम उसको एक पर्टिकुलर मैनर में अच्छे से हम उस रिसोर्सेज को यूज़ करके उनकी भी जितनी भी फुल रिक्वायर है उसको फुलफिलमेंट कर सकें। ये हमारा मेन पर्पज़ है। अब आता है स्कार्सिटी एंड चॉइस। अब क्या होता है कि सबसे पहले स्कार्सिटी और चॉइस का हम देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम होती है स्कार्सिटी के, मतलब हम कोई भी रिसोर्सेज जो हमारा कम हो तो उसकी प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं। वे लिव इन अ वर्ल्ड, मतलब हम हमारे इतने बड़ी दुनिया में हम लिव करते हैं वहाँ पे स्कार्सिटी तो मिलती ही मिलती है। वर्ड ऑफ स्कार्सिटी, पीपल वांट्स एंड नीड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस अप्लाइड इक्वली टू द पुअर एंड द रिच पीपल। मतलब जो भी हमारे जो ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है वो मतलब गरीब हो या अमीर हो वो सेम होती है, जो बेसिक नीड है वो तो सेम ही होती है। It implies that the human wants are unlimited but the means of fulfillment them are limited। मतलब अब पता है कि लोगों को तो बहुत कुछ चाहिए होता है लेकिन जो उनकी बेसिक नीड है वो तो एक लिमिटेड नीड्स होती है। मतलब उनको चाहिए तो अनलिमिटेड चीज़ें होती है लेकिन कुछ लिमिटेड चीज़ें होती है जो उनको प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। एट एनी वन टाइम ओनली द लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है। दिस इज़ द बिकॉज द एग्जिस्टिंग सप्लाईज रिसोर्सेज एंड एक्सट्रीमली इन एडुकेटिव। These resources are land, labor, capital, and entrepreneurship. These factors of production of input are used in producing good and services that are called economic गुड विच इज़ हैज़ द पीस। मतलब इसमें बोला गया जितना भी जैसे जो भी हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5-6 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। मतलब पहला कि उसका जो बेसिक रिसोर्स होता है वो, उसके बाद उसको प्रोडक्ट का उसका जनरेशन करने के लिए लैंड, उसके बाद उसका लेबर, कैपिटल में मैंने बताया था कि मशीनरी जितनी आती है वो आती है। ठीक है। देन आता है कि दीज फैक्ट्स एक्सप्लेन स्कार्सिटी एज द प्रिंसिपल प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटी। अब आपको पता है कोई भी चीज़ की अगर कोई भी रिसोर्सेज है अगर वो लिमिट में है तो मतलब स्कार्सिटी में पहुंच जाएगा, वो जितने भी ह्यूमंस की नीड्स है उसको फुलफिलमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो एवरी सोसाइटी में होती है। सच एज द लॉ ऑफ स्कार्सिटी, द लॉ ऑफ स्टेट दैट द ह्यूमन वांट्स आर वर्चुअली अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड। ये बोला गया है कि जो ह्यूमंस की जो नीड है, ह्यूमंस की जो नीड है, ह्यूमंस की जो वांट्स है वो तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन किसी भी रिसोर्सेज को हम इतना अवेलेबल करा पाए कि वो उसकी जो सेटिस्फाई वांट्स है उनको तो वो यूज़ कर सके और उसको एक लिमिट कर सके। अब दूसरा था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दूसरी प्रॉब्लम है कि जो लोगों की चॉइस होती है ना उसके अकॉर्डिंग उनको जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल कराना। द सिंस वी लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ स्कार्सिटी, मतलब हम स्कार्सिटी वाले वर्ल्ड में लिव करते हैं जहाँ पर हर रिसोर्स एक अनलिमिटेड नहीं होता, हर रिसोर्स एक लिमिटेड अमाउंट में होता है। ए सोसाइटी कैन प्रोड्यूस ओनली ए स्मॉल portion of good and services that its people want, therefore scarcity of resources give rise to the fundamental economic problem of the choice। अब हम बोलें कि हम यहाँ ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे हम गुड और सर्विस को प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन जो स्कार्सिटी की जो मेन प्रॉब्लम होती है ना वो चॉइस के अकॉर्डिंग होती है। फॉर मतलब किसी को कुछ चाहिए होता है, अब वो उसकी चॉइस होती है। ठीक है। अब उसको उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। ए डिसीजन टू प्रोड्यूस वन गुड रिक्वायर्ड ए डिसीजन टू प्रोड्यूस लेस ऑफ सम अदर गुड्स। मतलब कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो हम उसको कम ज़्यादा प्रोड्यूस जिस किसी डिमांड की अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है तो हम उसको कम प्रोड्यूस करें और जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसको हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें। सो चॉइस इन्वॉल्व्स सेक्रीफाइस। Thus, every society is faced with the basic problem of deciding what it is willing to sacrifice to produce the goods it wants the most।
द सेक्रीफाइस ऑफ द अल्टरनेचर इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसमें ये होता है कि हम सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि हमें क्या चाहिए होता है, उसके बाद हम किसी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, और उसको हम हर जगह में थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये थोड़ा मेन है, तो इसकी जो डेफिनेशन आप करते हैं, द सेक्रीफाइस ऑफ द अल्टरनेटिव इन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और उसके बाद आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक एक वो जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है। देयर आर द फ्यू मेन categories of choice that a society must make. First, what to good and services produce and what is quantities, मतलब फर्स्ट तो ये कि हम कौन सा गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और किस क्वांटिटी में करें। वो है कि हम अगर किसी चीज़ की चॉइस करें उसके बाद हमें पता चलेगा, अगर नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी भी गुड और सर्विसेज उसको कितने अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस गुड और सर्विसेज, और उसके बाद आता है कैसे हम उसको गुड उस तरह के गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। फॉर होम टू प्रोड्यूस देम, और कैसे करें। हाउ एफिशिएंट आर द रिसोर्सेज बीइंग यूटिलाइज, हम कैसे किसी भी जो रिसोर्सेज को हाउ यूटिलाइज ढंग से कर सकें। मतलब मेन चॉइस का प्रॉब्लम तो यही है कि मान लो आपको कुछ और चाहिए लेकिन आपके वहाँ पे आपकी जो सोसाइटी उसमें वो उस अकॉर्डिंग अवेलेबल है या नहीं है। समझ गए, जैसे किसी को अगर किसी को चाय पसंद होती है, किसी को कॉफ़ी पसंद होता है, लेकिन अब कहाँ पे चाय की प्रोडक्शन वो ज़्यादा करना है, कहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन है वो कम करना है ज़्यादा करना है, वो डिपेंड करता है चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उस कितने अमाउंट में उसको प्रोड्यूस करें वो है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, द ऑल प्रीवियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम all previous economic problem is that of scarcity which is solved by three institution of an economic, they are household, इंडिविजुअल या फर्म एंड गवर्नमेंट। हम किसी भी प्रॉब्लम को हम तीन लोग हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, तो हाउस होल्ड के थ्रू, जितने छोटे छोटे फर्म है उनके थ्रू, या फिर गवर्नमेंट के थ्रू। दे आर एक्टिवली इंगेज इन थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज। मतलब जो हमारा हाउस होल्ड हो गया, छोटे छोटे फर्म हो गया, गवर्नमेंट हो गया, वो हमारी तीन चीज़ों में, प्रोडक्शन है वो भी हमारे छोटे फर्म या गवर्नमेंट करेंगे, या कंजप्शन है वो हमारा हाउस होल्ड करेंगे, और जो एक्सचेंज का काम है हमारे जो शॉप है छोटे छोटे फर्म है वो करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज आ गया। ठीक है, दीज थ्री इंस्टीट्यूशन एक्ट एंड रिएक्ट इन सच ए मैनर डेट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मूव इन ए सर्कुलर फ्लो। मतलब क्या होता है कि हमारे तीन जो मेन होते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल फर्म और गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज का काम करती है। मेन हमारे तीन ये रोल होते हैं जिसके थ्रू हमारा जो सर्कुलर फ्लो है वो चलता रहता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स होती है, तो क्लोज इकोनॉमिक और दूसरी होती है ओपन इकोनॉमिक। अब फर्स्ट पढ़ते हैं क्लोज इकोनॉमिक होती क्या है। एन इकोनॉमिक इन विच no activity is conducted with outside economics, it is self sufficient, meaning that no imports are bought in and no export are sent out. The goal is provide consumer with everything that the need from within the economic border। मतलब क्लोज इकोनॉमिक का मतलब ये है कि कोई भी हमारा, जैसे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल की हम समझो, जैसे कोई इंडिया है, वो इंडिया किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करेगी, मतलब अपने बाहर भेजेगी नहीं, और वो जितना भी अंदर है, जितनी भी लोगों की नीड्स है उन सबको, उनका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया खुद करेगा। इंडिया कभी उसको इम्पोर्ट नहीं करवाएगा कहीं से। ठीक है, ना ही उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। समझ गया क्लोज इकोनॉमी के मतलब, हम किसी भी एक बाउंड्री के बाहर हम जाके हमारा कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। हम हमारी इकोनॉमिक्स की जो बाउंड्री है उसके अंदर ही हमें सारे जो प्रोडक्शन है वो करना पड़ेगा। उसके बाद एक ओपन इकोनॉमिक, एन ए ओपन इकोनॉमिक कैन हैव ट्रांजेक्शन विथ फॉर इकोनॉमिक्स, देयर फॉर एन इकोनॉमिक कैन स्पेंड मोर देन इट produced domestically by importing from abroad, or it can be spent less. All output is sold domestically and expenditure is divided into three components: consumption, investment and government purchases. Then it produced and sell their difference टू फॉरिजन कंट्रीज। अब देखो ओपन इकोनॉमी क्या होता है कि हम इस इकोनॉमी में जो हम किसी भी चीज़ का जो जनरेशन कर रहे हैं ना, वो हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ बाहर से चाहिए, मतलब इंडिया के बाहर से चाहिए, तो हम उसको मंगवा लेंगे फॉरेन से। और अगर हम कोई भी चीज़
ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये होती है ओपन इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद द सर्कुलर फ्लो इन ए टू सेक्टर इकोनॉमिक। अब टू सेक्टर इकोनॉमिक में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है? इन ए सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक विथ ओनली टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एजेंट्स, इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर एंड बिजनेस फर्म, ठीक है। मतलब हम टू टाइप्स ऑफ, जो टू सेक्टर इकोनॉमिक्स से मतलब पहला आता है इसमें हाउस होल्ड या कंज्यूमर जो आते हैं वो होगी फर्स्ट, है ना। सेकंड होता है जो बिजनेस फर्म है वो। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज शो गिवन फ्लो। अब देखो इसमें आप समझो, थोड़ा छोटा करके बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारी फर्म आ गई, यहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स आ गए, ठीक है। अब देखो फर्म से जो गुड और सर्विसेज है वो मार्केट में जाएंगे, है ना। यहाँ से जो गुड और मार्केट से गुड और सर्विसेज है वो कंज्यूमर्स के पास जाएंगे, ठीक है। अब कोई भी जो गुड और सर्विसेज है वो प्रोडक्शन भी कर रहा है, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हो गया, और जो फैक्टर मार्केट है उस प्रोडक्ट को फर्म के पास पहुंचा रहा है, समझ गए। सेकंड है कि जो फर्म है वो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म, जितना भी एक्सपेंडिचर फर्म है और जो इनकम ऑफ रिसोर्सेज है वो सारे कंज्यूमर के पास जा रहा है, और जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू फर्म है वो फर्म के पास आ रहा है। मतलब इसमें मेन हमारे जो फर्म है और कंज्यूमर है। मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज़, जैसे कंज्यूमर है वो क्या करता, फर्म क्या करता है, कोई भी चीज़ बनाएगी वो प्रोडक्ट मार्केट में भेजेगी, प्रोडक्ट मार्केट क्या करेगा उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, कंज्यूमर उसको क्या करेगा उसके जरूर जगह हमारे कुछ प्रोडक्टिविटी देगा, मतलब कुछ हमें मनी देगा, जो फैक्टर मार्केट है उससे, या फिर जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड कर पाएगा। उसके बाद जो फर्म में जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सारे कहाँ से आते हैं, कंज्यूमर के थ्रू आते हैं। अब जो कंज्यूमर के जितने भी एक्सपेंडिचर है वो, या फिर जितने भी रेवेन्यू हो गया फर्म का, मतलब कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर मतलब फर्म का रेवेन्यू, मतलब कंज्यूमर जितना भी खर्च कर रहा है वो क्या होगा, फर्म का रेवेन्यू, फर्म का प्रॉफिट ही तो होगा किसी चीज़ के लिए। और जो फर्म का एक्सपेंडिचर है वो कंज्यूमर के लिए क्या होगा, इनकम होगा, या फिर उसके लिए जो रिसोर्सेज हो गए वो होगा, समझ गए। ये है टू। उसके बाद थ्री सेक्टर में सर्कुलर फ्लो क्या है? द सर्कुलर फ्लो इन ए थ्री सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड्स कंज्यूमर, बिजनेस फर्म एंड द गवर्नमेंट। इसमें अब क्या होता है, गवर्नमेंट भी आ जाती है। फॉर दिस वी एड टैक्सेस एंड गवर्नमेंट परचेजेस या एक्सपेंडिचर इन ओवर प्रेजेंटेशन। टैक्स आर आउटफ्लोज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो एंड गवर्नमेंट परचेज आर इनफ्लोज इनटू द सर्कुलर फ्लो। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को भी हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और जिससे वो सेल और बाय भी करती है हमारे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हो गए या कुछ भी हो गए। उसके बाद होता है सर्कुलर फ्लो इन है फोर सेक्टर इकोनॉमिक। फोर सेक्टर इकोनॉमिक क्या होता है? सो फार द सर्कुलर फ्लो हैज़ बीन शोड इन द केस ऑफ क्लोज इकोनॉमी बट द एक्चुअल इकोनॉमी इन अ ओपन वन, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ऐसे तो हम बोलते हैं कि क्लोज इकोनॉमी होती है, लेकिन जो हमारी जो इकोनॉमी होती है ना वो एक ओपन इकोनॉमी होती है। मतलब हम उसको बाहर से खरीद भी सकते हैं, मतलब जो हम इंपोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं। सबको पता होगा कि इंडिया से हम किसी भी चीज़ को इंपोर्ट भी करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। मतलब हमारी जो इकोनॉमी है ना वो एक तरह से ओपन इकोनॉमी होती है, ठीक है। वेयर द फॉरेन ट्रेड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, मतलब जो हमारे जितने जो फॉरेन के जितने भी ट्रेड्स होते हैं या फॉरेन के जो लोग होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सपोर्ट आर इंजेक्शन ऑफ और इनफ्लोज इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जितना भी बाहर से जितना भी मंगवाते हैं वो भी हमारे एक सर्कुलर फ्लो में आता है। इन द फोर्थ सेक्टर इकोनॉमिक इंक्लूड्स कंज्यूमर आते हैं फर्स्ट, उसके बाद बिजनेस फर्म आ गई, हमारे जो गवर्नमेंट हो गई, और हमारे जो फॉरेन के जो सेक्टर्स हो गए ना वो सारे आ गए। मतलब जैसे इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना वो सब हमारे इसमें आ जाता है। द हाउस होल्ड सेक्टर बाय द गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रोड एंड मेक्स पेमेंट फ्रॉम देम विच इज ए लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। अब ये बोल रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड है या जितने भी कंज्यूमर होता है वो क्या करते हैं, जो भी हम इम्पोर्ट करवाते हैं कोई भी चीज़ को अब्रोड से, वो उसको खरीदते हैं। मतलब उसके लिए उसको उन्हें पेमेंट करना होता है, मनी देनी पड़ती है। वो क्या होता है, अब उस मनी को हम जो हमारे फॉरेन है उनको देना पड़ता है, जिससे हमारे क्या जितना भी हमारा सर्कुलर फ्लो होता है ना उसमें हमारे जो मनी का वो लीकेज होता है। मतलब कि अगर हम अब्रोड की चीज़ें खरीदेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमें जो पेमेंट हो अब्रोड को भी करना पड़ेगा, तो जो हमारा जो खुद का मनी है किसी हमारे सर्कुलर फ्लो में उसका लीकेज होने लग जाता है, मतलब वो कम होने लग जाता है। ऑन द अदर हैंड द बिजनेस सेक्टर एक्सपोर्ट गुड टू फॉरेन कंट्रीज एंड इट्स रिसिप्ट्स आर एन इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। उसके बाद जो भी हम क्या करते हैं, जो हमारे जो बड़े बड़े बिजनेस फर्म होते हैं उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट भी कराते हैं अदर कंट्रीज़ में,
जिससे क्या होता है, हमें भी थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी मिलती है, जिससे हमारा जो फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो, वो मेंटेन बनाता है। लाइक द बिजनेस सेक्टर, मॉडर्न गवर्नमेंट आल्सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड एंड सर्विसेज एंड लैंड टू एंड बोरो फ्रॉम फॉरेन कंट्री। लैंड मतलब कि जो भी हमारे लोन्स वगैरह लेते हैं वो उसको हम लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब होता है नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक है, इन ए सिंपल टर्म, नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए इकोनॉमिक विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब नेशनल इनकम से कुछ भी नहीं है, हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कितनी गुड और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही हमारी नेशनल इनकम है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इन जनरल टर्म्स नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ए टाइम। द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड इज यूजुअली 1 ईयर। मतलब क्या होता है, जो हम नेशनल इनकम है ना वो 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, और इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमने जितनी भी गुड और सर्विसेज जितनी प्रोड्यूस की ना, उसकी वैल्यू क्या, मतलब उसकी प्राइस क्या होती है, वही हमारी नेशनल इनकम होती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1949 में, हम 1949 में गवर्नमेंट के थ्रू हमारी एक कमेटी होती थी, नेशनल कमेटी। एंड नेशनल इनकम estimate measure the volume of commodities and services turned out during a given period of a time counted without duplication। मतलब इसमें ये बताया कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में कितने गुड और सर्विस, कमोडिटीज मतलब गुड, जितने भी हमारे गुड और सर्विसेज आ गए वो बनाए जाते हैं गिवन टाइम पीरियड में बिना किसी डुप्लीकेशन के थ्रू। अब आता है द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, रिप्रेजेंट द स्टैंड ऑफ लिविंग पीपल, हेल्प्स टू डिटरमाइन द contribution of different sector, helps to comparing the standard of living of different countries, helps to determine total consumption saving। ठीक है, उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड बाय टॉकिंग 3 व्यू पॉइंट, नेमली प्रोडक्शन व्यू पॉइंट, इनकम व्यू पॉइंट एंड एक्सपेंडिचर व्यू पॉइंट। मतलब हम 3 व्यू पॉइंट के थ्रू हमारी जो नेशनल इनकम है ना उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा, एक तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसके थ्रू, कितनी इनकम हो रही है उसके थ्रू, और कितना हम खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दिस व्यू पॉइंट देयर आर डिफरेंट मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम विच आर शोन बिलो। मतलब इसके 3 मेथड होते हैं, एक तो वैल्यू एडेड मेथड होता है, दूसरा इनकम मेथड होता है, थर्ड होता है फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, पहला वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, देखो वैल्यू एडेड मेथड, द नेशनल इनकम इज कंसिडर एज द अर्ज क्या ये एग्रीगेट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स कंबाइंड डिफरेंट सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, mining, manufacturing, trade and commerce etc. The entire national economic is considered as एग्रीगेट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। मतलब हम क्या करते हैं कि वैल्यूएटेड मेथड में जितनी भी हम प्रोडक्शन करते हैं ना, मतलब जितना हम एग्रीकल्चर के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, या फिर जितनी माइनिंग, ट्रेड या ई कॉमर्स के थ्रू या कॉमर्स के थ्रू, जितना भी हम कितने गुड और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसका एक एग्रीगेट निकाल देते हैं। फिर इनकम मेथड में क्या है, इन होल नेशन इकोनॉमी इज व्यूड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड owning different kind of factors of production which they use themselves or sell factor services to make their livelihood. The national economy is considered as combination of factor owners and users। मतलब नेशनल इनकम में क्या करते हैं, जितने भी हमारे जितने फैक्टर्स होते हैं, मतलब कोई किसी को ओनर्स हो गया जो जनरेट कर रहा है हमारी जो रिसोर्सेज या गुड और सर्विसेज को, यूज़र हो गया जो कंज्यूमर हो गया जो हम जैसे हम जो कंज्यूम करते हैं, तो इन सब की जो इनकम है ना उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या होता है कि नेशनल इनकम इज़ व्यूड एज ए कलेक्शन ऑफ स्पेंडिंग यूनिट्स। मतलब इसमें क्या करते हैं कि हम कितनी इकोनॉमिक्स को हम खत्म कर रहे हैं, कितने इकोनॉमिक हम मतलब कितने जो हम गुड और सर्विसेज को स्पेंड कर रहे हैं वो सारे उसमें देखते हैं। द नेशनल इकोनॉमी में आल्सो बी व्यूड एज ए कलेक्शन ऑफ कंज्यूमिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग यूनिट्स। मतलब जितना भी हम जो हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, उसमें कितना हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस यूनिट्स में। ठीक है, उसके बाद आता है नेशनल इनकम कंपेज ए नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मतलब नेशनल इनकम बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं, सच इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक तो होता है
GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, इसके बारे में सबने सुना ही होगा, एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बेसिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ द नेशनल इनकम ना, मतलब नेशनल इनकम में ही हमारे जो बहुत सारे इनर कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब जैसे GDP क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद अब जैसे इनकी डेफिनेशन पढ़ लो। R2 के तरफ, R2 में क्या होता है, इसमें दो दो नंबर की डेफिनेशन आती है, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, GDP क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग तो देख लो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। मतलब मोस्टली हम 1 ईयर में कैलकुलेट करते हैं नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट मेजर द आउटपुट जनरेटेड बाय कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड डोमेस्टिकली और अब्रोड। मतलब हम पर्टिकुलर इसमें देखते हैं कि हमारे जितने भी जो फाइनल गुड और सर्विसेज होते हैं ना किसी भी कंट्री का, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में, ठीक है। उसके बाद आता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन ए गिवन टाइम पीरियड। इट इंक्लूड्स इनकम अर्नड बाय द फॉरेन प्लेयर्स लोकली, माइंस इनकम अर्न बाय द नेशनल प्लेयर इन अब्रोड। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमने जितने भी गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस किया ना उसकी इनकम कितना होगी। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे इंडिया में जो लोग रह रहे हैं ना हमारी नेशनलिटी के, उनकी इनकम को कैलकुलेट करते हैं, प्लस जो हमारी नेशनलिटी के जो लोग हैं ना, मतलब जो इंडियन लोग हैं, वो जो फॉरेन में रह के जो फॉरेन में रह के जो कमा रहे हैं ना, वो कितना कमा रहे हैं, उन दोनों की जो इनकम है ना उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू द GDP माइनस डेप्रिसिएशन। GDP इंडिकेट द ग्रोस अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनल गुड एंड गुड्स अंडर NDP शोज द नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनल गुड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो NDP होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है जो GDP से हम डिप्रिसिएशन हटा देंगे। मतलब डिप्रिसिएशन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ की जो प्राइस है ना वो टाइम के साथ कम होती जाती है। जैसे आपने मान लो कोई न्यू मोबाइल परचेज़ किया है, तो अगर 5 साल बाद उसको बेचोगे या 2 साल बाद भी उसको बेचोगे तो उसकी जो प्राइस होगी ना वो कम हो जाती है, उसके अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसका बोला है कि जो GDP में से जो हम डेप्रिसिएशन हटा देंगे ना तो वही हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जितने भी हमारे जो इतने भी अवेलेबिलिटी होती है फाइनल गुड और सर्विसेज की। ठीक है, उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द JNP माइनस डिप्रिसिएशन। मतलब जो हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट था, अब नेट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें से हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, ये समझ लेना। जैसे GDP था तो GDP इसमें से नेट GDP निकालना था ग्रोस में से, तो हमने डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। उसी तरह जो हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, अब मतलब कितना हम प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं उसमें से अगर हमें नेट निकालना है तो नेट में से हम उसमें डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें अपन डिप्रिसिएशन को माइनस कर सकते हैं। It indicates the net output available for the consumption by society, where society includes consumers, procedure and government। मतलब जो कितना हमारे पास अभी भी अवेलेबल है कंज्यूम करने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं। NNP is the actual measure of the nation income if NNP is divided by the population of country, then the gives per capital income in economy। मतलब इसमें बोला है कि अगर हम हमारे जितने भी नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसको हम जितनी पॉपुलेशन है अगर उससे डिवाइड कर दे तो हमारे पास पर पर्सन की जो कैपिटल है वो आ जाएगी। फिर आता है उसके बाद पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और हाउस होल्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इन ए इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। हम पर्सनल इनकम से समझ सकते हो कि आपकी जो इनकम होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, कि मतलब कि हम कोई भी एक इंडिविजुअल है वो अपनी जो इकोनॉमिक्स से मतलब कितना अर्न कर रहा है। मतलब आप किसी भी अदर रिसोर्सेज आप अगर आप मनी अर्न कर रहे हो तो आप कितना अर्न कर रहे हो वो आपकी पर्सनल इनकम हो जाती है। उसके बाद आती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। मतलब हम डिस्पोजेबल इनकम है ना उसको भी हम एक तरह से पर्सनल इनकम का ही पार्ट होता है ये भी, विच इज़ लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्सेज एंड प्रॉपर्टी टैक्स इन गवर्नमेंट इट्स कैलकुलेट। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, एक पर्सनल इनकम होती है कि आपने जितने भी रिसोर्सेज जो अर्न किया है ना वो आपकी पर्सनल इनकम हो गई। डिस्पोजेबल इनकम हो गई कि जो आप गवर्नमेंट को जितना भी टैक्स दे रहे हो ना, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या फिर आप आजकल GST लगता है, मतलब आप कोई भी अगर कोई भी चीज़ परचेज करोगे उस पर आप गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा, या फिर टोल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, मतलब जितने भी टैक्सेस हो गए ना
उन सबको हटाने के बाद जो आपके पास आपके पास जो इनकम बची, मतलब आप जिसको खुद आप खर्च कर सकते हो, मनी बची, उसको अपन डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। ठीक है, ये देखो डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस जो पर्सनल टैक्सेस हो गए, है ना, वो हो गई। इसके साथ ही आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो ख़त्म हो रही है बेसिक इकोनॉमिक में। तो अगर किसी को भी जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और मेरे को पता है अभी जो थर्ड सेम के वो जो पेपर है वो स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। हमारे जो भी चैनल पे पूरा जो जितने भी वीडियोज़ होगी वो सारी जो RTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, तो आपको सारा मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।